मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 1 यानी EVS पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप परिसर अध्ययन भाग 1 कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। और बच्चों, आज का पाठ है 10वां पाठ, भारत की पहचान, गेटिंग टू नो इंडिया। जिस बच्चों, आज का पाठ है 10वां पाठ, भारत की पहचान, गेटिंग टू नो इंडिया। इस बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। यस बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे EVS पार्ट 1 में 10वां पाठ, भारत की पहचान, गेटिंग टू नो इंडिया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, चलिए थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, विश्व के सभी देश एक ही मानचित्र पर कैसे देखे जा सकते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए। यस, देखे जा सकते हैं। विश्व के सभी देश एक ही मानचित्र पर देखे जा सकते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं, यह है द्विआयामी, जिसे 2 डायमेंशनल मानचित्र कहते हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, नीचे जो आप देख पा रहे हैं टेबल पर रखा हुआ, ये है ग्लोब, जिसे बच्चों ये 3D होता है। यस, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। और बच्चों, हमारी पृथ्वी इसी तरह अर्थात ग्लोब जैसी ही है। इस बच्चों, तो आज मानचित्र को हम समझने का प्रयास करेंगे और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, ये है भारत का मानचित्र, स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं बच्चों। और यहाँ अगर हम बात करें बच्चों, जो ग्लोब है यानी हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस तरह की है, जो अपनी एक्सिस पर 23.5 अंश झुकी हुई है, अपने चारों ओर 24 घंटे में एक बार और सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। तो चलिए बच्चों, सो हमारी पृथ्वी घूमती है यस बच्चों पश्चिम से पूर्व की ओर, ये हमको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, आज हम भारत की पहचान की बात करेंगे। भारत को हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, उपग्रह यानी सैटेलाइट के द्वारा लिया गया चित्र स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसमें बच्चों ये सैटेलाइट के द्वारा जो चित्र लिए जाते हैं बच्चों, आप देखिए इसमें एलिवेशन पता चलता है, यानी जिसे यहाँ पर आप देखिए भारत को जो देख पा रहे हैं, भारत में देखिए यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत जो है बच्चों साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों, हम आपके विस्तार से भारत के संदर्भ में आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, नीचे दिया गया भारत का मानचित्र जरा ध्यान से देखें। और इस मानचित्र में बच्चों भारत की विभिन्न नदियां दर्शाई गई हैं। यस बच्चों, तो सबसे पहले मानचित्र को समझने के लिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानचित्र का जो शीर्षक है वो ध्यान से रखिए। तो मानचित्र का मुख्य जो हिस्सा बच्चों है वो होता है शीर्षक मानचित्र का। तो मानचित्र का शीर्षक क्या है? प्रमुख नदियां, यानी भारत की प्रमुख नदियां, ये है इस मानचित्र का शीर्षक। और ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर दिया रहता है क्या, ये आप जो देख पा रहे हैं दिशाएं दी गई है। और देखिए ऊपर कौन सी दिशा है, ऊपर नॉर्थ है। इस बच्चों, तो कभी भी आप दिशाओं को पूरी तरह से स्पष्ट रखिए, ऊपर की ओर नॉर्थ अर्थात। यस बच्चों, भारत में ये जो अगर हिमालय पर्वत की बात करें जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यस बच्चों, तो ये हिमालय पर्वत जो लिखा हुआ है ये भारत में कहाँ पे है, इस बच्चों उत्तर की ओर है। ठीक है बच्चों, तो ये भारत का ईस्ट अर्थात पूर्वी क्षेत्र है। और भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र है। अगर कच्छ सौराष्ट्र की बात करें, ये उत्तरी क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत की बात करें। और भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है साउथ बच्चों, ये है दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो दिशाओं को पूरी तरह से स्पष्ट आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बात करेंगे इसी संदर्भ में विस्तार से देखने वाले हैं बच्चों। इसमें से कुछ नदियों की बात करें तो आपने जरूर सुना होगा। इस बच्चों, जैसे गंगा नदी की बात करें, जिस भारत की प्रमुख नदियों में से एक गंगा नदी, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, गंगा नदी आप देखिए
तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से गंगा नदी दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ हिमाचल देख पा रहे हैं बच्चों। तो राइट, तो देखिए ध्यान से, आपको गंगा नदी दिखाई देगी। तो बच्चों गंगा नदी ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ निकलती है गंगोत्री से, और किस तरह से देखिए बच्चों फिर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। यस, तो यहाँ पर आप गंगा नदी देखिए, और गंगा नदी का जो फ्लो है बच्चों इस तरह से है, ये जो देख पा रहे हैं राइट, इस तरह से है। गंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती चली जाती है, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ आकर जगह जगह पर मिलती है ये बच्चों, और आगे ये यस बच्चों, यहाँ देखिए किस तरह से गंगा नदी फिर पूर्व की ओर बढ़ रही है। यस बच्चों, पूर्व की दिशा की ओर बढ़ती चली जा रही है, जैसा कि हम जानते हैं इस ओर पूर्व है राइट। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों। तो यहाँ पर मानचित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बच्चों एरो के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि कौन सी नदी किस ओर प्रवाहित हो रही है। इससे बच्चों आपको समझ में आएगा कि जो एलिवेशन है, अर्थात जो रिलीफ या जिसे उच्चावच कहते हैं, यानी कहाँ पर जो है ऊंचाई है, नदी जो कि कहाँ कैसे बहती है, नदी हमेशा ऊंचाई से निचले स्थल की ओर बहती है। यस बच्चों, तो ध्यान रखिए, क्योंकि पानी की प्रकृति है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर आप देखें, आपको स्क्रीन पर जैसे एक चंबल नदी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जरा आप देखिए ध्यान से, तो चंबल नदी एरो यहाँ पर बना हुआ है, तो यानी इस तरह से बहती है। यमुना देखिए लिखा हुआ बच्चों, यस यमुना नदी, और देखिए यहाँ पर एरो तीर का निशान है, यानी इस तरफ बहती है। यस, ये यमुना नदी आगे बहते हुए चली जाती है। और बच्चों यस, गंगा और यमुना का संगम जो कि आगे बच्चों इलाहाबाद में होता है। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, आपने देशभक्ति गीत में भी आपने तमाम नदियों का नाम आपने सुना होगा। यस बच्चों, तो हम भारत की नदियों की बात कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों हम विस्तार से, अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको जो अगर नदियों की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा नदी की बात करें। यस, यहाँ नर्मदा नदी देखिए किस तरह से इस ओर बहती है। तो भारत की जो दो ऐसी नदियाँ हैं, जो बड़ी नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी नदी बच्चों आप देखिए, तो ये जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली है। और बच्चों भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो है आप देखेंगे तो बच्चों ये पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ आपको अधिक मिलेंगी, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ काफ़ी कम है। दक्षिण भारत की ओर भी आप बढ़ेंगे तो तमाम नदियाँ बच्चों आप देखेंगे, यस बच्चों, ये जो तमाम नदियाँ, चाहे गोदावरी की बात करें, यस, तो ये सब नदियाँ आप देखेंगे पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यस आपको बहती हुई दिखाई देगी। यस बच्चों, तो आइए से संबंधित हम आपको नदियों के संदर्भ में भारत प्राकृतिक मानचित्र का अगर ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो बच्चों आप के सामने स्क्रीन पर यस, तो बच्चों ये है भारत का प्राकृतिक मानचित्र। यस बच्चों, तो ये है भारत का प्राकृतिक मानचित्र। अब बच्चों जरा आप ध्यान से देखिए, पर्वतों को खोजो और उनके नाम लिखो। अब बच्चों अगर पर्वतों की बात करें, पर्वतों के खोजने की बात करें तो आप पर्वतों को यहाँ पे खोज सकते हैं। यस बच्चों, जैसे अगर आप यहाँ पर हम आपको पॉइंट आउट करें तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ कश्मीर की ओर आइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको नंगा पर्वत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, हम आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं राइट, यहाँ देखिए नंगा पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो आप पॉइंटर की मदद से देखिए। यस बच्चों, और बच्चों इसके और नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपको यस, आपको राकस झील यहाँ पर दिखाई दे रही है, और राकस झील के पास आप देखेंगे यहाँ पर यस, राकस झील के पास आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए कॉमेट लिखा हुआ है, कॉमेट। तो यस बच्चों, कॉमेट आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यस, अगर उसके नीचे आप देखेंगे कॉमेट के नीचे तो आपको यहाँ पर नंदा देवी लिखा हुआ है। यस बच्चों, तो यहाँ आप नंदा देवी देख सकते हैं। यस, और बच्चों इसी तरह से हम अगर बात करें यस अरावली पर्वत की, तो आप यहाँ पर आ जाइए, इधर राजस्थान के यहाँ पर देखिए, तो यहाँ आपको अरावली पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। यस बच्चों, तो अरावली पर्वत यहाँ आप देख सकते हैं। यस, तो इस तरह से बच्चों पर्वतों को आप, ढेर सारे पर्वत हैं जो भारत में, इन्हें आप खोज सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले ये, जैसा कि हमने चर्चा किया था, इसके पहले हमने पढ़ा था, हम आपको बताएं जो इंडेक्स है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, यहाँ भी आप समझ सकते हैं। जैसे बच्चों आप देखिए यहाँ पर, अगर जैसे आप जो ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, हरे रंग से, तो बच्चों आप देखिए ये समुद्र के तटवर्ती मैदानी क्षेत्र आपको जहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर से ये आप देख सकते हैं। यस, इसके अलावा बच्चों जो जो आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यस बच्चों, तो आपको जो एलिवेशन है
ऊंचाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यस बच्चों, पीला रंग देखिए, जो पठारी क्षेत्र आप देखेंगे तो पठारी क्षेत्र की बात करें तो जैसे आप बुंदेलखंड का पठार है। इस बच्चों, इसके अलावा बच्चों आप तेलंगाना का पठार, यहाँ पर आप देखिए दक्षिण में तेलंगाना पठार, यहाँ देखिए हैदराबाद आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाजू में देखिए तेलंगाना का पठार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पठारी क्षेत्र आपको दिखाई दे। पर्वतीय क्षेत्रों की अभी हमने चर्चा की, राइट। या नॉर्थ ईस्ट में चलाइए तो यहाँ ऊपर की ओर आप देखिए बच्चों, आसाम के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश की ओर, तो यहाँ भी आपको पठारी पर्वतीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न अगर जरा ध्यान से देखिए, मानचित्र की पहाड़ियों की अगर बात करें बच्चों, तो जो पहाड़ियों की भी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे यस बच्चों अभी हमने पहाड़ी की बात की, तो आप देख सकते हैं जैसे महादेव की पहाड़ियाँ। यस बच्चों, तो महादेव की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम आपको पॉइंट आउट करें तो महादेव की पहाड़ियाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। यस, तो आप देख सकते हैं महादेव की पहाड़ियाँ। इसके अलावा बच्चों अगर पहाड़ियों की बात करें तो और आगे बढ़ेंगे तो आप मैकल की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, उससे और थोड़ा पूर्व में जाएंगे तो मैकल की पहाड़ियाँ देख सकते हैं। यस बच्चों, और अगर उसी के और आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस मानचित्र में पठार को ढूंढो और उनके नाम लिखो। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान से ढूंढना है। तो पठार की बात करें तो बच्चों यहाँ देखिए, आगे बढ़ेंगे तो आपको छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस देख सकते हैं। और बच्चों यहाँ दक्षिण की ओर आप हैदराबाद जहाँ पर देखिए सिटी आपको दिखाई दे रही है, इसके और यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर तेलंगाना पठार दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ पर देखिए तेलंगाना पठार, जिसकी चर्चा हमने इसके पहले भी की थी। यस बच्चों, तो इस तरह से प्रश्न है। प्रश्न और देखिए, हिमालय से निकलकर सिंधु नदी में आकर मिलने वाली नदियों के नाम लिखो। अभी हिमालय से निकलने वाली और इस बच्चों तो सिंधु नदी में आकर के मिलने वाली। तो आप देखिए बच्चों, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, इस बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे हम झेलम की बात करें, रावी की बात करें, सतलज की बात करें, तो बच्चों ये सब कहाँ से निकल रही है? सब हिमालय से निकल रही है। और देखिए ये जो सिंधु नदी है, ये बच्चों ये कहाँ मिल रही है? इसी सिंधु नदी में आकर मिल जा रही है। तो इस तरह से बच्चों आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। मानचित्र का अध्ययन बहुत ध्यान से करिए, बहुत रोचक करिए बच्चों। भूगोल बिल्कुल एक रोचक विषय है और बिल्कुल बच्चों बड़े ही रोचक ढंग से इसे आप देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको बच्चे बात बड़े होकर के जब और बढ़ेंगे, बड़े होने के बाद बच्चों आप विजिट करेंगे तो उस क्षेत्र विशेष में जाकर उसे वहाँ भी आप देख सकते हैं। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों, कोरोमंडल तट से जाकर मिलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखो। तो बच्चों आप मानचित्र में खोजेंगे कोरोमंडल कहाँ है, तो यहाँ देखिए कोरोमंडल आपको दिखाई दे रहा है, हम पॉइंट आउट करें, यह है कोरोमंडल तट। और बच्चों पूछ रहा है कौन सी नदी आकर यहाँ गिरती है, तो बच्चों कावेरी नदी अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ देखिए यहाँ पर आकर के गिर जाती है, मिलती है। इस बच्चों तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पूछा है क्या, अगला प्रश्न देखिए दिया है, गंगा, नर्मदा, वैनगंगा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के प्रवाह मार्गों का निरीक्षण करना है। तो यस बच्चों, जो प्रवाह मार्गों की हम बात कर रहे थे, तो देखिए गंगा देखिए हमने कहा था गंगोत्री से जब निकलती है तो राइट बच्चों देखिए इस तरह से यहाँ से इस तरह बहती है, इसका प्रवाह यानी दिशा देखिए इसकी यही दिशा है। यस, इस तरह से ये आगे बढ़ती है। यस, तो इस तरह से गंगा नदी बहती है और अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ देखिए गंगा नदी आगे बढ़ती हुई चली जाती है। यस, तो यहाँ इसमें घाघरा आके मिलती है, इधर आके सोन मिलती है। यस, कई नदियाँ इस तरह से ये देखिए कोसी आके मिलती है और ये गंगा नदी आगे बढ़ती हुई चली जाती है। यस बच्चों, तो तात्पर्य ये कि बच्चों इस तरह से आपको जो दिशा है, नदियों की दिशा, ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो उच्चावच है, जो रिलीफ है, यानी कहने का मतलब बच्चों ये नदी ऊंचाई से निचाई की ओर चलती है, यानी ऊंचे भाग से निचले भाग की ओर चलती है। इसीलिए इससे पता चल जाता है कि जो रिलीफ है, जो उच्चावच है, वो किस तरह का है। यस, अब बच्चों जैसे यहाँ पर हम आपको चर्चा करें, जैसे गोदावरी नदी की ही बात करें, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गोदावरी नदी आपको दिखाई दे रही है। यस, आपको हम पॉइंट आउट कराएं, यहाँ देखिए गोदावरी नदी। यस बच्चों, तो गोदावरी नदी देखिए बच्चों अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ किस तरह से देखिए, यहाँ पर देखिए प्राणहिता आपको दिखाई दे रही है। यस देखिए, ये इंद्रावती, ये इस तरह से आकर के बहती है। इसके अलावा बच्चों देखिए कृष्णा नदी है, ये आती है यहाँ आकर बहती है। तो तात्पर्य ये कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखिए जैसे कृष्णा नदी बच्चों यहाँ भी आप देख रहे हैं, और इसका जो रिलीफ है कुछ इस तरह का है। देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, यानी ये नदी यहाँ से इस ओर बहती है, यानी इसका जो यहाँ पर ऊंचाई के क्षेत्र हैं, यस, और ये क्षेत्र धीरे धीरे नीचे हैं, और यही कारण है बच्चों नदियाँ यस इस ओर से इस ओर बहती है, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं।
यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों इस मानचित्र की झीलें ढूंढो। चलिए झील की अगर बात करें तो बच्चों अगर झील की बात करें तो आपको हम झील दिखाएं तो ये तो नदियों का मानचित्र है, राइट। हम आपको आगे दिखाते हैं बच्चों। यस, झील, तो चलिए झील यहाँ पर हम देखेंगे इस भौतिक मानचित्र में, जिसमें यहाँ पर प्राकृतिक मानचित्र में झील की बात करें बच्चों तो चलिए यहाँ पर हम झील देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर बच्चों यहाँ पर देखिए तो साल्ट लेक, यहाँ पर आपको साल्ट लेक लिखा हुआ दिखाई देता है। चलिए बच्चों ये साल्ट लेक देख रहे हैं। इसके अलावा बच्चों आप अगर झील की अगर हम बात करें तो झील आप देख सकते हैं बच्चों, यस, बहुत चर्चित नाम है बच्चों, यस, लोनार झील, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ देखिए लोनार झील आप देख सकते हैं, बहुत चर्चित नाम है। और बच्चों एक चर्चित झील और है जिसका नाम है चिल्का झील। तो बच्चों ये उड़ीसा में है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे है, यहाँ देखिए गोला बना रहे हैं, ये है चिल्का झील लिखा हुआ है। तो झील तो यहाँ अंदर है, ध्यान दीजिए, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ध्यान रखिए बच्चों, जहाँ लिखा है वहाँ नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर है छोटी सी झील, ये जहाँ पर ये बिंदु आप देख पा रहे हैं, राइट, ध्यान दीजिए। जिस बच्चों तो आपको इस तरह से समझना है। तो चलिए बच्चों हमने झीलों की भी बात की, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। विभिन्न नदियों, पर्वतों तथा पठारों से हमारा देश समृद्ध है। इस बच्चों हम बात करें, इसमें से कुछ नाम मानचित्र में दिए गए हैं। जिस बच्चों तो अगर हम बात करें विभिन्न नदियों की बात करें, पर्वतों की बात करें, पठारों की बात करें, इस बच्चों तो आपने इन्हें सुना है। यस, तो चलिए उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यस बच्चों, तो अब बच्चों जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो चलिए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको हम याद दिलाए बच्चों, यस, तो यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो ये प्रमुख नदियाँ भारत की दी गई है। इस बच्चों तो आपको हम याद दिलाएं, आप ईस्ट में आइए, पूर्व में आइए, और बच्चों ब्रह्मपुत्र देखिए, जब नदियों की बात आती है, इस तो हम आपको यहाँ पर दिखाएं ब्रह्मपुत्र, राइट। तो देखिए ब्रह्मपुत्र, देखिए बच्चों यहाँ बहती हुई, ये आप देख सकते हैं अपनी सहायक नदियों के साथ बच्चों यहाँ पर आगे आती है। और किस तरह से यहाँ पर जो गंगा नदी आती है अपनी सहायक नदियों के साथ बच्चों, यहाँ पर देखिए कि उनका संगम होता है और आगे जाकर के बच्चों ये नदी यस बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों यस अगर हम बात करें तो सिंधु नदी, यस बच्चों सिंधु नदी की जो हम बात कर रहे थे, यस अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ बच्चों आप देख सकते हैं, तमाम सहायक नदियों के साथ किस तरह से अरब सागर में जाकर के विलीन होती है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों यस बच्चों जो सह्याद्री पर्वत की बात करें बच्चों, सह्याद्री पर्वत का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी घाट है बच्चों, जो कि तीव्र है, यहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं तीव्र वाहिनी होती है बच्चों और जाकर के अरब सागर मिलती है। बच्चों ये ध्यान रखना आपको, जैसे इसमें वशिष्ठी, इस तरह की जो नदियाँ हैं, जो कि बच्चों ध्यान रखिए कि ऐसी नदियों में जो कि बारिश के समय ही पानी होता है, ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि जिस वर्ष भर लगातार उनमें पानी बना रहता है, ऐसी सतत जो है वाहिनी, यानी जिसे पेरेनियल रिवर्स कहते हैं बच्चों। तो इस तरह की नदियां, जैसे गंगा की बात करें बच्चों, यस तो इस तरह की नदियों में हमेशा पूरे वर्ष भर पानी बना रहता है, क्योंकि बच्चों ऐसे क्षेत्र से निकलती हैं। हमने कहा कि हिमालय पर्वत से निकलती है जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है और बच्चों बर्फ़ पिघल करके थोड़ी थोड़ी यस तो इन नदियों में पानी लगातार पूरे वर्ष भर प्रवाहित होता रहता है। तो इस तरह से बच्चों हम नदियों की बात करें या हिमालय पर्वत की हमने बात की, पठारों की हमने बात की, इस तरह से हमारा जो देश है, एक जो समृद्ध देश की बात करते हैं तो हमारा देश जो है वो समृद्ध देश है। तो बच्चों हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अब भारत के मानचित्र में जब भी आपको बच्चों अगर रिलीफ की बात करें तो एक बार हम और आपको यहाँ पर फिर से याद दिलाते हैं। इस बच्चों जहाँ पर आपको उत्तर की ओर जो पर्वतीय क्षेत्र है, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है डार्क से,
ये पर्वतीय क्षेत्र है। और नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए बच्चों तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, ध्यान रखिए। इसके बाद जो हरे से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है मैदानी क्षेत्र, राइट। तो बच्चों ये है मैदानी क्षेत्र जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र आपको देख रहे हैं, उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र, ये बड़ा मैदानी क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों ये जो आप पीले रंग से आप देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये बच्चों पेंसुलर क्षेत्र है, ये जिसे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहते हैं। ये भी एक बड़ा क्षेत्र है, ये आपको ध्यान देना। इसके अलावा दक्षिण भारतीय क्षेत्र में, दक्षिण भारत में भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, यस, जैसे नीलगिरी वगैरह जो बच्चों आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में, तो ये पर्वतीय क्षेत्र आपको मिलेंगे। इसके साथ ही बच्चों भारत में जो भारतीय मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल, जो कि बच्चों जिसका सबसे अधिक भाग राजस्थान में है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का, जो कि बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का। यस बच्चों, इसके अलावा गुजरात का जो कच्छ है, यस, कच्छ का रण जिसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिए। और इसके बच्चों बात हम करें, अगर हम सुंदरी के जब वृक्षों की बात करते हैं इस बच्चों, तो हमें आना पड़ता है इस बच्चों बंगाल की ओर आना पड़ता है, राइट। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों हम अगर बात जब करते हैं, यस, हमने चिल्का झील की बात की, यस, उड़ीसा की। नीचे जब हम बच्चों यहाँ पे आते हैं, राइट, तो यहाँ पर एक और झील है जो बहुत चर्चित है, पुलिकट झील, जो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये कोरोमंडल का तट आपको ध्यान रखना है। और जब घाट की बात करते हैं तो ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, राइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो भारत के अगर आड़ा खाड़ा अर्थात जो फिजिकल रिलीफ की बात करते हैं बच्चों, तो ये अपने दिमाग में आपको रखना चाहिए। चाहे हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, नदियों की बात करें, पठारी क्षेत्रों की बात करें, तो इस तरह से हमें अपने भारत देश को अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं, राइट। तो हमने मानचित्र और उस पर आधारित प्रश्नों द्वारा भारत की प्राकृतिक रचना की जानकारी प्राप्त की। हमारा देश विविध नदियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों और द्वीपों इत्यादि से सजा हुआ है। तो बच्चों हम अपने भारत देश की बात कर रहे हैं, जिसमें तमाम नदियां, पर्वत, पठार, मैदान और द्वीपों से सजा हुआ है। इस अगर द्वीपों की बात करें बच्चों, तो चलिए हम आपको द्वीपों की भी चर्चा कर ले। जो यहाँ पर देख सकते हैं लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं, जिसे आइलैंड कहते हैं, द्वीप हैं बच्चों, इनका नाम देखिए लक्षद्वीप हैं। तो तमाम द्वीप हैं, इसीलिए इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। तो लक्षद्वीप आप देख सकते हैं, ये बच्चों आप देख पा रहे हैं। और बच्चों अगर पूर्व में आते हैं बंगाल की खाड़ी में, सुदूर बंगाल की खाड़ी में, तो एक सीरीज आपको दिख रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये देखिए लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यस बच्चों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहीं पर है बच्चों इंदिरा पॉइंट। यही है भारत का अगर सबसे दक्षिणतम स्थान जब बोलते हैं, यस बच्चों इंदिरा पॉइंट। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी जानते रहिए, भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान, यस बच्चों यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि आप देख पा रहे हैं, यस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों ये आइलैंड है, ये भी आप ध्यान रखना है। मुख्य भूमि की अगर जब बात करते हैं तो बच्चों भारत की जो मुख्य भूमि है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों इससे भी नीचे अगर भारत का दक्षिणतम हिस्सा जब बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट जो कि यहाँ पे है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो भारतीय भूखंड के तीनों दिशाओं में पानी से घिरे तथा दक्षिण दिशा में शुंडाकार होते गए भाग को भारतीय प्रायद्वीप, यस बच्चों जो इंडियन पेंसुलर की हम बात कर रहे थे, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, हमारी उत्तरी सीमा हिमालय और जैसी अत्यधिक ऊंची पर्वत श्रेणियों से तैयार हुई है। हमारे देश में वन, मैदान, मरुस्थल इत्यादि है। इस बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। तो चाहे हम वन प्रदेश की बात करें, मैदानी प्रदेश की बात करें, दलदली प्रदेश की बात करें या मरुस्थली प्रदेश की बात करें, बच्चों ये हमारे भारत देश की विशेषता है। किस बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ें।
हमारे देश का विस्तार विशाल है। इसके अलावा समुद्री सतह से ऊंचाई का अंतर 8000 मीटर से अधिक है। इसके कारण प्रदेशानुसार भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है। जी बच्चों, तो भारत की जलवायु में उसी अनुसार विविधता है। तो बच्चों, जब भारत की जलवायु की बात करते हैं तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें बच्चों, उत्तरी क्षेत्र में जहाँ पर चाहे हिमालय क्षेत्र की बात करें या बच्चों ये ऐसे क्षेत्र में, तो ऐसे क्षेत्र में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। ये बच्चों, चूँकि ये क्षेत्र इसका जो यहाँ पर बच्चों ऊंचाई पर, जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में अधिक यूँ कहें कि ठंडी रहती है। इस बच्चों आपको याद होगा, यस, अगर महाबलेश्वर बच्चों, महाबलेश्वर में आप गर्मियों के दिनों में भी जाते हैं तो आपको वहाँ पर ठंडा मिलता है। क्यों मिलता है बच्चों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है, ये आपको। तो बच्चों, ये मैदानी क्षेत्र है बच्चों। मैदानी क्षेत्र में जहाँ पर बहुत अधिक, गंगा के उत्तर भारतीय अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें बच्चों, सर्दियों में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, लेकिन गर्मियों में अधिक तापमान भी यहाँ बहुत अधिक रहता है। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों, अगर जो अगर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की बात करें बच्चों, जो कि सामान्यतः ये जो उष्ण क्षेत्र में ही आते हैं। और ये अगर थार के मरुस्थल की बात करें, ये बच्चों इसकी हमने चर्चा की, जो कि ये भी उष्ण क्षेत्र है। और इसके अलावा बच्चों, जो बात करें समुद्र के तटवर्ती मैदानों की बच्चों, यहाँ की जो जलवायु है वो सामान्यतः नम होती है, जो कि समुद्र का जो तटवर्ती किनारा होता है उसके कारण। तो बच्चों, इस तरह से भारत की जो जलवायु है वो विविधताओं से भरी हुई है। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं जलवायु की विविधता के कारण वनस्पतियों तथा प्राणियों की, पक्षियों में भी विविधता पाई जाती है। इसी तरह फसलों में भी विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में गेहूं प्रमुख फसल है, तो बच्चों तटवर्ती क्षेत्र में दक्षिण भारत में चावल की फसल प्रमुख होती है। तो उत्तर भारत में ध्यान रखिए जहाँ पर गेहूं प्रमुख फसल है, और दक्षिण भारत की बात करें तो बच्चों वहाँ पर चावल प्रमुख फसल है। राइट, तो स्क्रीन पर आप बच्चों देख पा रहे हैं, ये भारत की विशेषता है। इस बच्चों, मध्य भारत में जहाँ ज्वार उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, इस संपूर्ण विविधता का सर्वांगीण प्रभाव हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा, जनजीवन तथा संस्कृति पर दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों, अगर हम बात करें, हमारे देश में विभिन्न जातियों, जनजातियों तथा धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। प्रदेश के अनुसार पहनावा, त्योहार, उत्सव, राइट, ये सब बच्चों मनाए जाते हैं। और हमारे भारत की विशेषता है, भारत की हमारी, जैसे अगर हम पर्वों की बात करें तो ये तमाम पर्व मनाए जाते हैं। अगर बच्चों बिहू की बात करें आसाम की, या बच्चों होली की बात करें, ये बच्चों दिवाली की बात करें, या भिन्न भिन्न धर्मावलंबी हमारे देश में रहते हैं। ये हमारे भारत की विशेषता है। ठीक है बच्चों, ये विविधता में एकता हमारा भारत देश। तो आइए बच्चों, हम अपने भारत देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, एक प्रश्न है, भारतीय भूखंड के तीनों दिशाओं में पानी से घिरे तथा दक्षिण दिशा में शुंडाकार होते गए भाग को भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, ये आपको याद आ रहा होगा, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए कथन और देख लेते हैं, सत्य या असत्य बताना है। मध्य भारत में ज्वार का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो क्या ये कथन सत्य है? मध्य भारत में ज्वार का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। एक कथन और देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, दक्षिण भारत में गेहूं प्रमुख फसल है। तो क्या ये कथन सत्य है? दक्षिण भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं दक्षिण भारत की प्रमुख फसल है। क्या आपको याद आ गया होगा? इसकी चर्चा हमने की थी इस बच्चों। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यह कथन असत्य है, यानी गलत है। तो बच्चों ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों किस तरह से सत्य करके लिखेंगे? यस, तो सत्य कथन इस तरह से लिखेंगे कि दक्षिण भारत में चावल प्रमुख फसल है। दक्षिण भारत में गेहूं प्रमुख फसल नहीं है, बल्कि चावल प्रमुख फसल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर कथन असत्य दिया है तो उसको सत्य करके लिखना है। दक्षिण भारत में चावल प्रमुख फसल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये बच्चों हमारा, अगर भारत की बात करें, भारत की तमाम पहलुओं को, तमाम बिंदुओं को हमने चर्चा की। इस बच्चों इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके बच्चों, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब परिश्रम
करते रहिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।